हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन आज नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अपन बच्चों अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अपन बच्चों इसमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब केमिकल काइनेटिक्स असल में होता क्या है पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों। केमिकल का मतलब क्या हो गया बच्चों, केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे अपन। जब अपन केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों तो इसका सीधा मतलब क्या होता है, हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पीड से, कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है। तो अपन क्या देखेंगे बच्चों इसके अंदर, स्पीड के बारे में, या फिर अपन कह सकते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों अपन केमिकल काइनेटिक्स में असल में देखेंगे क्या कि केमिकल और काइनेटिक्स का मतलब समझ में आया बच्चों, दोनों वर्ड का मतलब। केमिकल का मतलब अपन केमिकल रिएक्शन देखेंगे और कैसे देखेंगे, उनकी स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे या उनकी रेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपन कहते हैं जब केमिकल रिएक्शन की रेट की स्टडी की जाती है तो आप उसको क्या कहते हो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स कहते हो। ठीक है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में उसकी स्टडी को अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या कह रहे हैं, वो रिएक्शन जिनकी स्पीड किस तरीके से है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। ठीक है, उनकी स्पीड कैसे जा रही है बच्चों, उस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है अपना फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों किस स्पीड से हो रही है, उसकी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग करोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट करता होगा बच्चों, आपको सोच के बताइए। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, यही फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते होंगे। कंसंट्रेशन कम है कि ज़्यादा है, कम है तो किस तरह से स्पीड चल रही है, ज़्यादा कर दी अपन ने तो क्या फ़र्क पड़ा बच्चों, ये सब पढ़ोगे। सेकेंड थिंग आ जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसके रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कौन कौन से लॉज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, उन लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड आता है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी, मतलब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, कौन से टाइप का रिएक्शन कहलाएगा। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ में आता है, तीन टाइप के ऑर्डर निकलते हैं, 3 या 4 टाइप के होंगे बच्चों, जिसमें अपन कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाम सुना है, कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे बच्चों इसके अंदर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और एक और आपका होता है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ABCD। फोर्थ वाला है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये असल में किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ये डिपेंड करेगा आपकी मॉलिक्यूलैरिटी पे, मतलब कितने मॉलिक्यूल काम में लिए जा रहे हैं। बात समझ गए, मॉलिक्यूलैरिटी, कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं बच्चों, उसके बेसिस पे आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। और ये आपका टोटल 4 टाइप का होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से केमिकल काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन की स्पीड्स को, उसके रेट को, उसके ऑर्डर्स को कैसे डिस्कस किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों रेट का मतलब क्या होता है, रेट, और उसके बाद अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन में रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप क्या कहोगे बच्चों, रेट का मतलब ये हो रहा है कि किसी चीज़ की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, हाँ कि नहीं। चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ये बताएं या अपन किसी भी चीज़ की रेट बताते हैं बच्चों। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपकी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, या अपन कह सकते हैं स्पीड। ठीक है, बात समझ में आई ये चीज़ की किस तरीके से बताया, इसको हम डेफिनेशन लिख के देखते हैं इसको। ठीक है, नोट करते जाना, इसको रब कर दो बच्चों यहाँ पे, इसको हटा देती हूँ मैं, एक बार समझा देती हूँ रेट क्या है और केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन के लिए अपन रेट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लो फिर समझाती जाती हूँ, है ना, लिख लो इसको मेरे साथ साथ। अब बच्चों आते हैं अपन यहाँ पे रेट के बारे में, है ना। रेट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो आप उसको क्या कहते हो, रेट कहते हो। जैसे अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, रेट का मतलब क्या हो गया, अपन ने स्पीड से बताया। जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, टाइम के साथ क्वांटिटी चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो अपनी गाड़ी के ऊपर तो आप क्या करोगे बच्चों, कुछ टाइम बाद वो जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा टाइम के साथ। अगर आपको क्या करना है बच्चों, 2 किलोमीटर तक कहीं जाना है तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ आप 1.5 किलोमीटर कवर कर चुके होंगे,
हाँ कि नहीं, आधा किलोमीटर कवर किया, फिर 1 किलोमीटर कवर किया, फिर 1.5 किलोमीटर कवर किया और बाद में आप 2 किलोमीटर वाले स्पेस पे जहाँ जाना था आपको, आप वहाँ पहुँच गए। तो इसका मतलब अपन रेट से क्या बताते हैं, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो अपन उसको उसकी रेट से बता देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, रेट या स्पीड से बताते हैं। अब सेकंड थिंग आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आ गई बच्चों, टाइम के साथ जब किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट लिया जाता है, रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर प्रोडक्ट देते हैं, हाँ कि नहीं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो 2 मेन कंटेंट होते हैं, रिएक्टेंट से क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट बनता है। और आपको भी पता है बच्चों, रिएक्टेंट की बात की जाए तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी पहले ज़्यादा होती है और बाद में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात की जाए तो प्रोडक्ट आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। बात समझ गए इतनी। तो रिएक्टेंट का मतलब अपन ये कह देंगे बच्चों कि इसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी क्वांटिटी घटेगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी। बात समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या कहा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, या तो इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी या फिर इनका प्रोडक्ट चेंज होगा, सॉरी प्रेशर चेंज होगा, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। बात समझ में आ गई इतनी। अब अपन देख लेते हैं, अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन है, अपन ने क्या कहा बच्चों, अगर आपका मीडियम एक्वस है तो इसमें क्या निकालोगे आप, कंसंट्रेशन चेंज निकालोगे कि कंसंट्रेशन कैसे बदल रही है, कब पहले क्या थी, ज़्यादा के बाद वो कम हो गई, और दूसरी तरफ क्या थी, पहले कम थी और बाद में ज़्यादा हो गई। तो अपन क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन चेंज निकालेंगे, किसके लिए बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, हाँ कि नहीं। इसका मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या हो जाएगी बच्चों, कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ने लगेगी। और यही चीज़ अगर अपन निकाल लेते हैं, गैस के लिए निकालते हैं बच्चों, तो गैस के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर, ठीक है। क्या होगा, पहले गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, और दूसरे वाले का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आई बच्चों। जब क्या होगा, गैस से प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा या टाइम के साथ चेंज होगा, तब जाके आपको क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों अपन, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हैं जिनके लिए अपन रेट को फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया, जब आपकी केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ चेंज आ रहा है, मतलब आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है बच्चों, किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जब इन दोनों की क्वांटिटी टाइम के साथ बदलती जाती है, उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब स्पीडली होगी या फिर स्लो होगी या फिर बीच वाली स्पीड चल सकती है, हाँ कि नहीं। तो अब अपन ने इसी के बेसिस पे अपन ने निकाला बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, रुको, ये मैंने क्या लिख दिया, इसमें गलत लिख दिया शायद, रेट था ये, वेट कर दिया उसको। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट होगा ये, ठीक है। वेट तो कहीं काम ही नहीं आएगा अभी, ठीक। तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। अब ये रेट कैसी, कम है कि ज़्यादा है, उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन देखेंगे बच्चों। पहला पॉइंट अपन ने क्या निकाल लिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली रिएक्शन अगर आप देखोगे बच्चों तो आप बताओगे जैसे पानी में आपने नमक घोल लिया, 2 मिनट तक अपने पानी के अंदर नमक डाला हुआ होगा नहीं, 2 मिनट नहीं होंगे और वो फटाफट पानी में घुल जाएगा, हाँ कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि आयनिक बॉन्ड रखेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि आयनिक बॉन्डिंग रखेंगे बच्चों, वो आसानी से पानी में घुल जाएंगे, हाँ कि नहीं। और पानी में घुलने का मतलब इनकी जो रिएक्शन हुई बच्चों विद इन अ फ्रैक्शन टाइम में हो गई, आपने पलक झपकाई और इधर रिएक्शन कंप्लीट। मेरी बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल अपन आयनिक रिएक्शन का एक और ले सकते हैं बच्चों, AgNO3 है, AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तो फटाफट आपको AgCl का क्या मिलता है, वाइट PPT, और यहाँ पे NaNO3 अलग हो जाता है। तो मतलब ऐसी रिएक्शन बच्चों जिनके अंदर टाइम नहीं लग रहा, जो खुद से हो रही है और अपने आप हो रही है, उन रिएक्शन के लिए अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़े तो वो हमारे लिए बच्चों डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझे। एक तो क्या हो, अपन क्या कहते हैं कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, अगर कोई धीरे धीरे करके गाड़ी चला रहा है तो इसका मतलब हम उसकी रेट पता कर सकते हैं। धीरे मतलब नॉर्मल रेट में 40 की स्पीड कही जाती है, 40-50 की स्पीड एवरेज होती है बच्चों, उसमें धीरे धीरे चलाना होता है। तो क्या हो सकता है, अपन आराम से देख सकते हैं। एक वो आपके आंखों के सामने से फटाफट निकल जाए तो आप ये भी पहचान नहीं पाओगे कि कौन सी गाड़ी पे गया। क्या पता लगा सकते हो कि इंसान कौन था और गाड़ी क्या थी उसकी, मॉडल पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते।
आंखें झपकते ही कोई फटाफट आपकी आंखों के सामने इतनी तेज स्पीड से जाएगा तो क्या आप पता लगा सकते हो बच्चों? नहीं लगा सकते। उसकी स्पीड मतलब उसके बारे में अगर आपको नॉलेज निकालना हो कि भाई कौन था, क्या था, कौन सी गाड़ी पे था, अपन नहीं पता लगा सकते क्योंकि अपने आंखों के सामने से फटाफट निकल गया। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन जो अपन निकालते हैं ना यहाँ पर, वो निकाला जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज से। कि आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ही कितने केमिकल बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काम लेने के लिए आपको क्या करना होता है, असल में वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं उनकी स्पीड अगर पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, वैसा वर्क किया जाता है कि भाई ये रिएक्शन इतनी देर में होगी, इसकी रेट इस तरीके की होगी, तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, वो प्रोसेसिंग आगे चालू रखते हैं। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो क्या करेंगे, उसको जल्दी करने का भी काम करेंगे अगर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उनके इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का पहला पॉइंट अपन ने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती हैं। तो हमने देखा बच्चों जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड में केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। इतनी फास्ट होती है कि पलक झपकते ही फटाफट रिएक्शन हो जाती है और हम लोगों को सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि भाई रिएक्टेंट कितना था और कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ या कौन कम हुआ कौन ज़्यादा हुआ, ये फटाफट ही हो जाती है। तो इतनी फास्ट रिएक्शन में बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ गया? सेकेंड टाइप आया आपका वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। अब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको बोला जाए बैलगाड़ी की स्पीड निकालो, निकालोगे क्या? साइकिल की स्पीड पता करेंगे हम, इंटरेस्टिंग लेंगे, इतनी स्लो चलती है, क्या मतलब है? बैलगाड़ी ले लो, साइकिल ले लो आप, जो धीरे 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 करके कोई रैंक की चला के आ रहा है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा न उसकी साइकिल देखने में, न इंसान को देखने में कि चला कैसे रहा है। बात समझे? तो वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट ही नहीं करना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जब अपन बच्चों बात करते हैं रिएक्शन की, तो सबसे स्लो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी? आप लोगों ने कैटेलिस्ट में भी पढ़ा होगा, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाई थी बच्चों। कैटेलिस्ट और उत्प्रेरक में बताया था कि कैटेलिस्ट हम लोग ना तो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन में काम में लेते हैं, ना ही वेरी स्लो रिएक्शन में। और स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या था आपका? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग जो लगता है बच्चों आराम से और खुद से लगता है और धीरे धीरे करके लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने बाहर रखा आयरन का कोई चीज़, आपने बाहर रख दी और आपको पता चला कल सुबह तक जंग लग गया उस पर, ऐसा नहीं। बहुत लंबे टाइम तक अगर बाहर पड़ा रहा तब जाके वो चीज़ खराब होती है, उस पर जंग लगता है। बात समझे मेरी? तो इस तरह की रिएक्शन जो बहुत स्लो रिएक्शन होंगी, मतलब उनको होने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, तो ये भी रिएक्शन हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस से कोई काम की नहीं रह जाती बच्चों, क्योंकि इसके लिए हम स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो भी कोई मतलब का नहीं है, उसका कोई यूज़फुल मतलब कुछ भी चीज़ मतलब काम के लिए अपन नहीं निकालेंगे, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगी वहाँ से जो हमारे काम आ सके। बात समझ गए? तो एक तरह से आपको क्या समझ में आ गया बच्चों की बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग फटाफट से क्या होती है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाती है। बात समझ गए? तो ऐसी रिएक्शन जो अपने आयन में डिसोसिएट हो रही है फटाफट से, उस रिएक्शन के लिए हम लोग कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करते। ऐसी रिएक्शन बच्चों जो कि स्लो चल रही हो, सेकंड पॉइंट, जो स्लो रिएक्शन चलती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि ऐसी दोनों रिएक्शन हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के थ्रू क्या होती है बच्चों, यूजफुल नहीं होती है। बात समझ गए इतनी? अब आप किसके लिए निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों आप ऐसी रिएक्शंस के लिए निकालते हो जो कि क्या होती है, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन होती है। मॉडरेट का मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट टूट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो सब हमको क्या करे, समझ में आए, या हम उसका कैलकुलेशन करें तो हमारे लिए इतना टाइम हो कि वो रिएक्शन होते होते हम लोग उसकी स्टडी आराम से कर सकें। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा बच्चों, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन के लिए जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड वाली मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वाली कि भाई दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, जुड़ने के बाद उन्होंने क्या करा, रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद आपको प्रोडक्ट दे दिया। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ बच्चों, N2 + 3H2 मिलके क्या दे देगा, सॉरी क्या देगा बच्चों, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के, ये पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है इसके लिए। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग टूटेगी, हाँ कि नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग टूटेगी, उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, N और N के बीच की बॉन्डिंग तोड़ोगे, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जाके आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, हाँ कि नहीं। अब वो तो अपन ने बैलेंस कर ली रिएक्शन की, भाई इसमें इतने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तब जाके रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। बात समझ में आई मेरी?
तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे अभी तक तो अपन कह रहे थे या तो बहुत फास्ट रिएक्शन चल रहा है या तो बहुत स्लो रिएक्शन चल रहा है, लेकिन हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस के लिए फाइंड आउट करते हैं जो क्या होती है, मॉडरेट स्पीड से होती है। मतलब उनको होने में टाइम लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो उतने टाइम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनमें क्या होता है जनरली, इन रिएक्शन में आपको पता है बच्चों क्या होगा, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। और कौन सी रिएक्शन जनरली ये क्या प्रेफर करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग वाली रिएक्शंस को। जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो मतलब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके नया बॉन्ड बनेगा। और रिएक्टेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनने लगते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, वही अपना केमिकल रिएक्शन होता है। बात समझ गए बच्चों इतनी? तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग जब केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे बच्चों, तो कौन सी केमिकल रिएक्शंस के लिए निकालेंगे, जो कि मॉडरेट स्पीड के साथ हो रही होंगी, उसके लिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना आसान होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों? डाउट क्लियर हो गया? कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है? आगे चले, रब कर दें इसे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपन लोग देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे। तो बच्चों यहाँ पे दो तरीके हैं रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए। पहला तरीका यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट हेडिंग डाली है उसका मतलब है व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन आर सेम। इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना, जहाँ पर आपका क्या है कि आपका ए मतलब रिएक्टेंट भी आपका 1 मोल है और प्रोडक्ट भी आपका क्या बन रहा है बच्चों, 1 मोल बन रहा है। ये चीज़ समझ में आई? जब अपन क्या बता रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री जो होगी रिएक्शन की वो सेम रहेगी, मतलब एक जैसी रहेगी। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, स्टोइकियोमेट्री बदल जाए। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को कि या तो b कितना हो जाए, 2a हो जाए, ये 3b हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। इनके जो आगे के नंबर है वो क्या हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे। तो दो केस बच्चों अपन लोग स्टडी करेंगे। अगर आपके पास स्टोइकियोमेट्री सेम रहती है तो आपके पास ये वैल्यू होगी। अगर आपकी चेंज हो जाती है स्टोइकियोमेट्री मतलब मोलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल आपके चेंज होते हैं, तब आप क्या वैल्यू रखोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये दो तरीके अगर आपको आ जाते हैं तो आप इजीली रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हो। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो फर्स्ट वाला केस अपन पहले पढ़ रहे हैं जहाँ पर अपन ने कहा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होंगे वो सेम होंगे। मतलब 1 मोल आपने रिएक्टेंट लिया तो आपको 1 मोल प्रोडक्ट का मिल गया। इस केस में अपन देखेंगे बच्चों क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, ए मतलब प्रोडक्ट किसको बता रहा है बच्चों, ये बताएगा आपको रिएक्टेंट को और बी बता रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट को। तो अपन ने मान लिया कि ए से बी हमको मिल रहा है, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जब आपका T0 है, T0 का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, उस कंडीशन पर जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी बच्चों, हाँ कि नहीं? तो ए की कंसंट्रेशन अपन ने A0 से बता दिया। A0 का मतलब इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन थी। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि भाई ये 5 ग्राम था तो 5 ग्राम ही अभी रखा हुआ है जब कोई भी रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन जब अपन कहते हैं एट टाइम टी टाइम पर अपन कुछ मान लेते हैं कि भैया T सेकेंड या कुछ भी इस तरह से है ना। अब क्या हो गया, T का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, T टाइम हो गया। इसका मतलब अपन ने शुरुआत में कहा T = 0। ये T बच्चों कोई भी टाइम हो सकता है, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, या आपने देखा इसको आधे घंटे बाद। मेरी बात समझे, मैंने T = T क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि किसी T टाइम पर मतलब इतने सेकंड बाद या इतने मिनट बाद क्या वैल्यू आएगा, बात समझे। अब वो जो T का वैल्यू है ना, ये T कुछ भी हो सकता है बच्चों, 5 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे, वो रिएक्शन आपने कितनी देर बाद देखा। शुरुआत में हमने क्या कहा था बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अफेक्टेड नहीं थी, इतनी बात समझ गए। लेकिन कुछ टाइम बाद 5 या 10 मिनट बाद हमने देखा तो रिएक्शन जो थी, रिएक्टेंट जो था बच्चों उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई। इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, टाइम के साथ कम हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, A0 मतलब शुरुआत वाली कंसंट्रेशन, कुछ टाइम बाद AT मतलब इतने टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, AT से बताओगे आप। शुरुआत की कंसंट्रेशन को आपने A0 से बताया, मतलब मान लेते हैं ये कितनी थी बच्चों, 5 ग्राम थी, हाँ कि नहीं। मैंने देखा 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मैंने देखा T का वैल्यू मैंने ले लिया 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद बच्चों आप लोगों की कंसंट्रेशन कितनी बताओगे, AT का मतलब ये इतने टाइम में कंसंट्रेशन बदल गई। मान लेते हैं अपन 10 मिनट में कितनी बदल गई, 2 ग्राम ही रह गई। मेरी बात समझे, 5 से 2 ग्राम हो गई बच्चों। और कितने टाइम में बदली, 10 मिनट में बदली, तो यहाँ पे इसको AT से बता सकते हैं अपन। A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, AT मतलब इतने टाइम में जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसको बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है।
इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, A0 माइनस एक्स से बता सकते हैं। एक्स असल में यहाँ पे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर A0 में मान लेती हूँ 5 ग्राम था और AT मतलब आपको कितना मिला बच्चों, लास्ट में कितना बचा 2, तो मतलब डिफरेंस कितना आया, 3 ग्राम चेंज हो गया, 3 ग्राम कम हो गया। वो जो कमी आई है, जो चेंज आया बच्चों, उसको अपन एक्स से बता सकते हैं। अगर मैं 5 में से इसको क्या लिख दूँ, A0 माइनस एक्स का मतलब क्या हो बच्चों, अगर 5 में से मैं इस 3 को घटा दूँ तो आपका ये आ जाएगा क्या, 2 नंबर आ जाएगा। बात समझे, पॉइंट समझ में आया बच्चों अच्छे से। हमने क्या कहा था, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरुआत वाली को A0 से बता दें और जो टाइम के बाद चेंज हुई उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, AT से बता रहे हैं, हाँ कि नहीं। और AT की जगह पे अगर वैल्यू आपको रखना हो तो आप क्या रख सकते हो बच्चों, A0 माइनस एक्स। एक्स असल में यहाँ पे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। आप लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो x इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई। तो जो चेंज आपकी कंसंट्रेशन में आया, जो शुरुआत में थी और जो बाद में हो गई, उसको आपने किससे बताया, x से बताया। इतने ही पॉइंट क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब B के लिए आ जाते हैं, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन जब T आपका 0 था, जब शुरुआत ही नहीं हुई कोई रिएक्शन की, तो आपको पता है रिएक्टेंट का तो अमाउंट ज़्यादा था, लेकिन प्रोडक्ट तो क्या था बच्चों, 0, क्योंकि रिएक्शन चालू ही नहीं हुई। बात समझ में आई। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो आएगा, और ये मान क्या होगा बच्चों, x होगा। जो यहाँ चेंज आया वो चेंज यहाँ पहुँच गया ना, मतलब जो ये 5 से 2 बदल गया, तो जो 3 क्वांटिटी थी 3 ग्राम की, वो प्रोडक्ट बन चुकी है, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन B को शुरुआत में किससे बता देंगे, B0 के लिए अपन ने 0 ही लिख दिया सीधा। प्रोडक्ट मतलब B है आपका, तो अपन ने इसको 0 से बताया, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन T टाइम पर प्रोडक्ट हमको क्या मिला बच्चों, BT, और उस BT के वैल्यू को अपन किससे बता सकते हैं, x से बता सकते हैं, हाँ कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। क्या फिनोमेना हुआ वो समझ में आ गया, क्या चीज़ हुई। हमने कहा जब टाइम आपका 0 था तब आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को A0 से बताया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास 0 है क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं अभी। लेकिन T टाइम पर, मतलब कोई ना कोई टाइम पर, कुछ टाइम बाद हमने देखा जब T का वैल्यू कोई ना कोई निकल के आया, तो उस टाइम पर हमने देखा कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है, जिसको हमने AT से बताया, और BT को अपन ने क्या बताया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो हमको बाद में मिली। बात समझ गए। इसको हमने बच्चों A0 माइनस एक्स से बताया, मतलब जो चेंज था वो, और BT का वैल्यू बराबर x के हो गया, क्योंकि इसका मतलब मान निकल के आया कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन चेंज आया है वो प्रोडक्ट बन चुका है, हाँ कि नहीं। इतनी बात क्लियर है बच्चों सभी को। अब आते हैं अपन को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग बच्चों 3 स्टेप करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, मतलब प्रोडक्ट के गायब होने की रेट पहले निकालोगे, फिर रिएक्टेंट के गायब होने की रेट निकालोगे, फिर प्रोडक्ट के अपीयर होने की रेट निकालोगे, फिर दोनों की रेट से आप क्या निकालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। बात समझे मेरी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A का मतलब रिएक्टेंट के गायब होने की रेट तो पता चले, कितनी स्पीड से क्या कर रहा है आपका रिएक्टेंट गायब हो रहा है। तो बच्चों अपन ने इसको किससे बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल A का मतलब क्या हुआ बच्चों, कंसंट्रेशन चेंज को बताते हैं अपन, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन है, डेल मतलब क्या है बच्चों, चेंज है। तो A की चेंज कंसंट्रेशन को अपन डेल T से बता सकते हैं, डेल A अपॉन डेल T। टाइम के चेंज के साथ कंसंट्रेशन बदली, उसको अपन किस टर्म में बता सकते हैं, डेल A अपॉन डेल T। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो डेल A अपॉन डेल T का वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू था, AT माइनस A0 सॉरी, शुरुआत वाली कंसंट्रेशन और लास्ट वाली कंसंट्रेशन, हाँ कि नहीं। तो जो लास्ट में कंसंट्रेशन बची बच्चों उसको माइनस करना पड़ेगा शुरुआत वाली से, अपॉन में T माइनस 0, मतलब क्योंकि अपन लास्ट वाला स्टेज लेंगे, अपन क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल स्टेप को माइनस करेंगे ना बच्चों। बात समझे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी AT आई, इनिशियल हमारी A0 थी, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम आया T, इनिशियल टाइम कितना था 0, ये रिलेशन बन जाएगा। बात समझ गए। उसके बाद बच्चों आपको पता है AT का वैल्यू हमने लिखा था A0 माइनस एक्स, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू रख दें। वैल्यू रखने के बाद आप देखोगे A0 से A0 कट गया, क्या बचा, माइनस का x अपॉन T। वैल्यू क्या निकल के आया, माइनस का x अपॉन T। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट गायब हो रहा है,
लेकिन इसकी रेट जो निकलेगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मेरी बात समझे, मैंने क्या चीज़ कही बच्चों? क्योंकि क्या हो रहा है, रिएक्शन में अपन बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट आपका गायब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एक बात क्या कहेंगे बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। किसी भी कंडीशन में जब आपको रेट निकालनी हो, स्पीड निकालनी हो, तो स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? आप गाड़ी लेके घर जा रहे हो या कहीं मार्केट में जा रहे हो तो क्या होगा बच्चों, कभी उल्टी दिशा में वापस जाते हो क्या? पीछे नहीं जाते ना, हमेशा आगे ही जाते हो। मेरी बात समझे, गाड़ी जो चलती है या हम लोग जा रहे हैं तो हमेशा क्या जाते हैं बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, कभी भी हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते। तो जब भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी फाइंड आउट करोगे तो एक एक स्टेप की रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाओगे। मेरी बात समझे बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन जानते हो? रिवर्सिबल कौन सी? दोनों दिशा में होने वाली, दोनों डायरेक्शन में चलने वाली। लेकिन इसके लिए भी जब अपन को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, हमेशा आगे जाता है, पीछे नहीं जाता। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको ऐसी रिएक्शन के लिए भी निकालना हो जहाँ पर ए से बी बन रहा है और बी वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन के लिए भी हम एक एक स्टेप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। पहले आप ए से बी बनने की निकालोगे इस दिशा में, फिर वापस बी से ए के लिए निकालोगे, वो वापस उधर जा रहा है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड ही तो हो रहा है। या तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो मतलब आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो। मेरी बात समझे? या तो मार्केट से घर जाओगे या घर से मार्केट जाओगे बच्चों, तो रिएक्शन क्या हो गई? आप कह सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन स्पीड निकलेगी दोनों कंडीशन में अलग अलग। हो सकता है आप क्या कर रहे हो बच्चों, घर से स्कूल जा रहे हो, थोड़ा तेज गाड़ी चला के जा रहे हो, और जब स्कूल से घर आ रहे हो तो क्या जल्दी, आराम से आ रहे हो, धीरे धीरे टहलते टहलते घूमते घामते। तो क्या हो गया बच्चों? स्पीड दोनों केस में निकाल रहे हो। आप ये नहीं कह रहे कि मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। और गाड़ी भी चलाते बच्चों तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, उसमें कभी भी बैकवर्ड नहीं जाते हम लोग, ठीक है? कभी कोई आ गया सामने तो हम ब्रेक लगाते हैं, मतलब स्पीड हमने कम कर दी या स्पीड हमने जीरो कर दी, पर स्पीड कभी भी, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बात समझे? इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है बच्चों ये नेगेटिव है, और हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड नहीं होती, तो ये वैल्यू गलत है। तो इस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? फॉर्मूला जो हमारा बनाना पड़ेगा वो नेगेटिव से बताना पड़ेगा। जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताएंगे तो उसको किससे बताएंगे? नेगेटिव से बताएंगे। इसका दूसरा तरीका समझने का ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट आपका क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है, तो वैल्यू इसकी क्या आएगी? नेगेटिव मान रहेगा। लास्ट वाला नहीं, शुरुआत वाले में ही आप नेगेटिव साइन लगा दोगे कि आपका रिएक्टेंट घट रहा है, तो वैल्यू क्या रखेंगे अपन? नेगेटिव रखेंगे। और जब वैल्यू आप नेगेटिव लोगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। बात समझे? नेगेटिव वैल्यू रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव रखा तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों? इधर भी नेगेटिव। मैं ग्रीन साइन से बता देती हूँ ना, ग्रीन से समझ में आ जाएगा। इधर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? पॉजिटिव, हाँ कि नहीं? ये जो था ए नॉट से ए नॉट कट गया, लेकिन यहाँ आपकी रिएक्शन के सामने क्या है? ये तो खुद का, ये -x और ये वाला, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस। तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा? इज इक्वल टू x/t। क्लियर हुआ? तब आपका वैल्यू बच्चों क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। बात समझे? आप इस वैल्यू को नेगेटिव क्यों ले रहे हो बच्चों? तो एक कॉन्सेप्ट हम ये भी ले सकते हैं, एक तो क्या है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, कभी भी उसका आंसर नेगेटिव नहीं होता, उसका रिजल्ट कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं बताओगे, स्पीड बताओगे 40 की स्पीड से जा रहा हूँ, 20 की स्पीड से जा रहा हूँ, या स्पीड 0 हो गई, पर स्पीड कभी भी माइनस में 40 नहीं होती। स्पीड या रेट कभी भी हम माइनस में नहीं बताते बच्चों, इसलिए हमेशा दिमाग में याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, पहली बात। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो हो रहा है बच्चों अपना कम होता जा रहा है, तो हम इसको नेगेटिव मान ही रखेंगे इसका, क्योंकि ये कम हो रहा है, इसलिए हमने इसका वैल्यू क्या रखा, शुरू से ही नेगेटिव रखा, कम होता चला जा रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ेगा तो मतलब वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। बात समझे बच्चों? तो रिएक्टेंट वाला समझ में आ गया आपको, वैल्यू क्या निकल के आया आपका लास्ट में x/t। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक डाउट है बच्चों किसी को भी तो पूछो, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं बच्चों, अब अपन क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। डिसअपीयर हुआ आपका रिएक्टेंट मतलब ए, और अपीयर क्या हुआ आपका बी मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अब दिखना चालू हो गया, तो अपन ने क्या बोला बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन को अपन वही बताएंगे पहले वाले जैसा, del B/del T, मतलब टाइम चेंज के साथ कंसंट्रेशन चेंज हुई, वही रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो डेल बी अपॉन डेल टी का वैल्यू क्या बताओगे बच्चों? शुरुआत में क्या था? 0 इनिशियल, फाइनल क्या बना? बीटी। इसके लिए तो वैल्यू पॉजिटिव ही चला, इसके लिए तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है? कम से ज़्यादा हो रहा है, और कम से ज़्यादा होना मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाँ कि नहीं? और ज़्यादा से कम होना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वैल्यू नेगेटिव ले लिया था। यहाँ हमें नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कम से ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों। तो वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? बीटी माइनस 0, इनिशियल 0 थी, फाइनल बीटी आ गई, हाँ कि नहीं? कंसंट्रेशन क्या लिखा आपने? बीटी माइनस 0, और इधर टाइम क्या हो गया? 0 से t था, तो फाइनल टाइम t माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? वैल्यू बीटी अपॉन टी। और बीटी मतलब अपन ने क्या बताया था? कंसंट्रेशन चेंज को अपन ने x से बताया, तो वैल्यू क्या ले सकते हो? x अपॉन टी, हाँ कि नहीं? तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों आप देखोगे, ए की डिसअपीयरेंस की रेट आनी चाहिए x/t आ गई, इसके लिए भी बच्चों x/t आया, मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चेंज है टाइम के साथ वो दोनों के लिए इक्वल आना चाहिए, तभी तो आपकी रिएक्शन इक्वल होगी। जितना रिएक्टेंट का वेट घटा उतना ही तो प्रोडक्ट का वेट बढ़ेगा, बात समझे? मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 5 से शुरुआत वाला 5 था, लास्ट वाला 2 वेट रह गया, इसका मतलब कमी चेंज कितना आया? 3 ग्राम का, वही 3 ग्राम ही तो आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, हाँ कि नहीं? तो आपको 3 ग्राम बच्चों मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे? 3 ग्राम यहाँ पे कम हुआ टाइम के साथ, 10 मिनट के साथ 3 ग्राम कम हो गया, यहाँ पे अपन कहेंगे 10 मिनट के साथ 3 ग्राम बढ़ गया, बात समझे? तो जो चेंज वाली रेट रहेगी, जो चेंज होगा बच्चों वो इक्वल रहेगा, वो चेंज मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 की कमी आ रही हो, यहाँ पे 15 बन गए, मतलब 10 ग्राम यहाँ घटा लेकिन 15 ग्राम यहाँ पे आ गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बात समझे मेरी? क्वांटिटी जो रहेगी बच्चों वो तो सेम रहती है ना, जितना रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो 5 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन टाइम के साथ। अपन तो बीच में ही चेक कर रहे हैं, 10 मिनट बाद ही अपन चेक कर रहे हैं कि भाई कितना चेंज आया, ठीक है? और अगर लास्ट में टाइम अपन पूरा इन्फिनिटी ले ले, मतलब पूरा खत्म होने तक कंप्लीट ले लोगे, तो जितना कम यहाँ पे हुआ उतना ही वहाँ पे बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया आपको रिलेशन। अब बच्चों अपन निकाल रहे हैं ए से बी के लिए। क्या अपन अगर ए से बी बन रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? जितना चेंज यहाँ आया उतना ही चेंज यहाँ पे आना चाहिए, मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो बच्चों कैसे बताओगे? यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन डी अपॉन डी टी से बता सकते हैं अपन, ठीक है? चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम तो अपन किससे बता देते हैं? डी अपॉन डी टी से। ए के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, मतलब अपन कंसंट्रेशन ले रहे हैं बच्चों इसकी, किसकी? रिएक्टेंट की, और ये इक्वल होनी चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए किसका? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ये रिलेशन समझ में आ गया बच्चों? तो डी अपॉन डी टी क्या बता रहा है? ए का डिसअपीयरेंस की रेट, और डी बी अपॉन डी टी क्या बता रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी के अपीयरेंस होने की रेट को डी बी अपॉन डी टी से बताया, डिसअपीयरेंस की रेट को अपन ने, ठीक है, रेट को अपन ने किससे बताया? डी अपॉन डी टी से। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया रिलेशन? कोई डाउट है तो पूछिए। इतना पॉइंट क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो अब इतना समझ में आ गया बच्चों, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? और रिएक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक किस तरह से अपन ने चेंज को बताया, किस तरह से अपन ने अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को बताया कि आपका रिएक्टेंट गायब हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है बच्चों? प्रोडक्ट मिल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी के लिए? अब आगे चले अपन, ठीक है? तो इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब अपन बच्चों दूसरा वाला केस देखें, जब स्टोइकियोमेट्री हमारी चेंज हो गई, जब आपके पास क्या होगा? आपका 2 मोल आपने ए लिया और बी मिल रहा है आपको 3 मोल, तब क्या करोगे? तो उस केस में बच्चों अपन देखेंगे सेकंड केस। इसको रब कर दूं? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है बच्चों, इतना जितना पढ़ लिया उसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब बच्चों आते हैं अपन सेकंड वाले केस पे, जब अपन कह रहे हैं स्टोइकियोमेट्री जो है हमारी रिएक्शन की वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ठीक है? चेंज होने का मतलब हमने क्या कहा कि जब 2 मोल ए के या रिएक्टेंट के मिलकर 3 मोल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस केस में क्या चीज़ होगी और हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट वाला अपन ने क्या ले लिया बच्चों? जहाँ पे अपन ने कहा 2A से 3B बन रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर आपका क्या है बच्चों? 0। टेम्परेचर की टाइम तो बोलो ना, टाइम, टेम्परेचर बोल रही तो टेम्परेचर 0, टेम्परेचर नहीं काउंट कर रहे हैं हम लोग, टाइम काउंट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या कहा? टाइम बराबर 0 है, मतलब यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं? टाइम जब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अपन ने A0 से बताया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है।
और कुछ टाइम बाद जब टी का वैल्यू टी के इक्वल हो जाएगा, मतलब 10, 20 कुछ भी मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, तो अपन उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे 80 का वैल्यू आता है। 80 मतलब वही आपका पहले वाला कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है आपके रिएक्टेंट की। तो वैल्यू अपन ने किसे बताया था बच्चों, ए नॉट से। ए नॉट माइनस 2x आ गया। 2x कैसे आया बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, जब मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन बताई थी, x यहाँ पे क्या था बच्चों, कंसंट्रेशन चेंज था। किस केस में, जब आपका स्टोइकियोमेट्री क्या चल रहा था, 1a बना रहा था 1b। लेकिन अपन बात करते हैं बच्चों कि जब आपका क्या हो जाए, यहाँ पे 2 या 3 या कुछ भी आ जाए, जैसे 2a से 3b बन रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या बताते हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल होता है ना, यही आपका कंसंट्रेशन चेंज का वैल्यू हो जाएगा, वही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। बात समझे। पहले वाले के लिए केस में जिसमें 1a 1b था, तो यहाँ पे आपका x वैल्यू लिखा था अपन ने, बस x का मतलब ये किसको बता रहा था, 1 को बता रहा था। और चेंज जो था वो चेंज अपन यहाँ पे देख रहे थे, कंसंट्रेशन चेंज, लेकिन किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कि नंबर ऑफ मोल किस तरह से चेंज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो, स्टोइकियोमेट्री सेम होती है, तब वैल्यू अपन x मान लेते हैं। लेकिन जब आपकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो चुकी है बच्चों, तब वहाँ पे 2 और 3 है, तो अपन यहाँ पे यही नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है लेकिन मोल की टर्म में। जैसे ये मोल अपन ने कह दिया भाई 2 मोल A मिलकर 3 मोल B बना, तो यहाँ पे चेंज कितना आया, a नॉट माइनस 2x। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से BT के लिए अपन देखेंगे कि यहाँ पे अब प्रोडक्ट बन चुका है और कितने टाइम में बताया, उसको BT से बताया। यहाँ पे 80 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, BT से बताया बच्चों इसको। और इसका मान क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल बन रहे हैं, तो 3x से बता दिया। 1 रहेगा तो आप x ले सकते हो, और अगर 2 और 3 रहा तो आप यहाँ पे 2 और 3 वैल्यू रखोगे। बात समझ गए इतनी। अब देखो बच्चों, पहला वाला वही स्टेप, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की डिसअपीयरेंस की रेट अपन निकालेंगे, माइनस में निकालते हैं, डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का 80 और माइनस ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे, टाइम भी वही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब इस इक्वल टू करा तो वो वैल्यू रख दिया बच्चों अपन ने, ये वैल्यूज कटेंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे आपका ए नॉट से ए नॉट कट गया, क्या बचा आपका लास्ट में, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 2x अपॉन टी। ये वैल्यू निकल के आया बच्चों आपका क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ए का वैल्यू है, या हम कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना गायब हुआ बच्चों, वो पता चला 2x अपॉन टी से, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी अपीयर हुआ है अपना, तो कितना वैल्यू आया है बी का, तो वही बताया बच्चों अपने, डेल बी अपॉन डेल टी से, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अपन ने देखा कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई थी बच्चों, बीटी का वैल्यू क्या था, फाइनल वाला 3x और इनिशियल वाला कितना था 0, 3x माइनस 0 अपॉन में t माइनस 0, इनिशियल टाइम 0 t, और लास्ट वाला अपने पास जो भी टाइम अपने t वैल्यू लिखा है वो यहाँ पे रख देंगे। कैलकुलेट करोगे तो कितना मान आ गया, 3x अपॉन टी वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने क्या कहा था, डिसअपीयरेंस की रेट और आपकी अपीयरेंस की रेट इक्वल आनी चाहिए, मतलब जितना रिएक्टेंट गायब हुआ उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका वैल्यू इक्वल आना चाहिए, और वो वैल्यू अपन ने x अपॉन टी से निकाल लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2x अपॉन टी आ रहा है और इसके लिए आ रहा है 3x अपॉन टी, इसका मतलब ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो इनका x का वैल्यू होता है ना, जितने नंबर ऑफ मोल है उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तभी ये वैल्यू आ जाएगा क्या, तब आ जाएगा आंसर, तब इक्वल हो जाएंगे। तो उसको इक्वल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, जो इनके नंबर ऑफ मोल्स आगे लिखे हुए थे उन्हीं को लास्ट में हम लोगों ने रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, उसको उससे डिवाइड कर लेते हैं। बात समझे, जो नंबर ऑफ मोल है उसको अपन क्या ले लेते हैं, डिवाइड की फॉर्म में ले लेते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/2, इसके लिए कितना हो जाएगा 1/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आपका x/t इक्वल हो गया x/t के, और अपना रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए बच्चों इक्वल आ गया, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा, ये कभी भी बदलता नहीं है बच्चों, चेंज नहीं होता। तो आपको सिर्फ इतना करना है, पहले वाले की तरह वैल्यू निकालोगे और लास्ट में जाके आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ मोल है उसी से अपन उसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल है तो 2 से डिवाइड, वो 3 है तो 3 से डिवाइड। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तब कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों।
ये पॉइंट समझ में आ गया किस तरह से चेंज करेंगे। अगर सेम आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर डिफरेंट आता है तो उसी के नंबर ऑफ मोल से हम उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट वाला एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह से अपन रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पॉइंट समझ में आ गया? अब बच्चों अपन ने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ऐसी रिएक्शन के लिए लिया जैसे आप देखोगे 2 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल देते हैं। तो अपने पास क्या निकल के आया है, ये देखो 1A और यहाँ पे 3B मिलकर क्या बन गए, 2 मोल C के। 1A और 3B मिलके 2C बन गया। बात समझ गए इतनी? अभी कैसे बना और कैसे रिएक्शन होगी बच्चों, तो आप निकालोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, मतलब दोनों रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, या ऐसा हो सकता है बच्चों प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो, तब अपन निकालेंगे उसके केसेस पे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन N2 के लिए निकालोगे, वैल्यू कितना निकल के आएगा, माइनस का डेल N2 अपॉन डेल T। अभी अपन करके आए, अगर आप करके देखना चाहो बच्चों तो यही वैल्यू निकल के आएंगे। ठीक है, सेकेंड देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन H2 के लिए, माइनस का डेल H2, डेल होगा बच्चों ये ना, डेल H2 क्योंकि चेंज कंसंट्रेशन में बता रहे हैं अपन, तो सब जगह डेल लिखेंगे, डेल H2 अपॉन डेल T माइनस का, क्योंकि ये रिएक्टेंट का है बच्चों। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया बना इन दोनों के मिलने से, तो अपने पास रेट आ गई प्लस का डेल NH3 अपॉन डेल T। प्लस का लिखा है मैंने जानबूझ के प्लस तक लिखा ताकि हमें क्लियर रहे कि हम रिएक्टेंट को माइनस में बता रहे हैं, प्रोडक्ट को बच्चों प्लस में बता रहे हैं। तो अब ये क्या लिखा, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ROR को शॉर्ट में बताया बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस का डेल N2 अपॉन डेल T। ये इज इक्वल टू है क्या, अब सही है? इनके मॉलिक्यूल से डिवाइड भी तो करेंगे अपन। H2 और N2 लिया है, अमोनिया लिया है, क्योंकि एक नाइट्रोजन लिया 3 हाइड्रोजन लिए बच्चों तब जाके 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बने। ये तो हमने सिर्फ बता दिया, A और B लिखा है अपन ने, 3A बना 2B बना वो नहीं लिखा हमने। तो अपन को पता है बच्चों कि जितना नंबर ऑफ मोल यहाँ पे बन रहा है तो वो नंबर ऑफ मोल एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, तब जाके इक्वल होगा ये। तो ये नंबर ऑफ मोल मतलब यहाँ पे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी बच्चों, 3 कंसंट्रेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये क्या हो गया एक तरह से, यहाँ पे लिखोगे तो ऊपर तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अमोनिया। ठीक है, अगर वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू तो बच्चों कुछ इस तरीके की निकल के आएगी, क्योंकि डेल H2 अपॉन डेल T बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3x अपॉन T डेल T, और इसके आगे अपन को 1/3 लगाना पड़ेगा, तब जाके x अपॉन T आएगा, क्योंकि ये अपन ने सिर्फ क्या लिखा है, फॉर्मूले की टर्म में लिखा है बच्चों। जब आप इसका वैल्यू रखोगे तो देखो आपके पास अगर आप वैल्यू निकालते हो बच्चों तो वैल्यू क्या निकल के आएंगे, आप देखो ये तो हमने इनका वैल्यू रख दिया, इसी को मैं अगर रखूँ टर्म्स की फॉर्म में तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का x/t। माइनस का होगा क्या, ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि जब ये सॉल्व होगा तब ये प्लस का हो चुका होगा, हाँ कि नहीं। इसका वैल्यू भी निकालेंगे अपन तो ये भी बच्चों x/t प्लस का होगा, लेकिन ये कैसा होगा, यहाँ ध्यान दो 3x/t। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1/3 रखना पड़ेगा, है ना। इजिकल टू अगर सिर्फ नाइट्रोजन का अपन ले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2x/t। और इसके लिए भी हमको क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों कि N2 जो है अपन ने सीधा वैल्यू रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। और अपन ने मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा है इसलिए 1/3 लिखना पड़ेगा इसके आगे, और इसके आगे 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को पता है फॉर्मूले का मतलब ये 3x/t है, ये 2x/t है। और जब ये फॉर्मूला आप 1/3 और 1/2 रखोगे इनके आगे तभी तो कटेंगे, तभी तो कट के तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों, सॉरी आपस में समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब अपन नीचे निकाले तो x/t इज इक्वल टू x/t इज इक्वल टू x/t, तीनों के लिए वैल्यू इक्वल आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ बच्चों, तीनों के लिए क्या आ जाएगा, इक्वल रहेगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है बच्चों? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और अपन ने बताया कि यहाँ पे A, B और C हमने लिए, लेकिन वैल्यू तो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ना बच्चों। डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपन क्या रखते हैं,
इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, फाइनल कितनी थी। तो ये तो क्या हो गया, माइनस में हमने क्या बताया था कि डिसोसिएशन शो कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं ना अपन, तो वैल्यू माइनस रहता है क्या आपका, फाइनल वैल्यू माइनस रहता है कि प्लस रहता है, प्लस रहता है। लेकिन माइनस साइन लगा के बताना पड़ता है कि आप क्या बता रहे हो, आपका रिएक्टेंट गायब हो रहा है। तो आपने बताया नेगेटिव मतलब कम हो रहा है। जब भी आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो उसका मान क्या होता है बच्चों, उसका वैल्यू, उसका मीनिंग क्या होता है कि वो वैल्यू कम हो रही है। गिब्स फ्री एनर्जी याद है, पिछले वाले लेक्चर में बताया था, डेल जी का वैल्यू नेगेटिव मतलब कम हो रहा है, यूज हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो सेम वही चीज़ है, रिएक्टेंट खुद काम में आ रहा है, खुद यूज होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो वैल्यू क्या बता दिया अपन ने, नेगेटिव। और उसी वैल्यू से हमारा करेक्ट वैल्यू लास्ट में निकल के आ रहा है। मेरी बात समझ गए, किस तरह से आया बच्चों, ये समझ में आ गया। एक बार ये रिएक्शन का सेटअप समझ में आ गया तो आगे वाली रिएक्शंस हमारे लिए इजी रहेंगी। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो आज समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से अपन ने देखा केमिकल काइनेटिक्स क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा बच्चों अपन ने, रेट ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन क्या होती है, और इसके बेसिस पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। समझ में आ गया सारा आज का, ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।